अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज आपका जो लेक्चर है वो है मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। पहले जितने भी आपके पास ऑर्डर्स ऑफ रिएक्शंस हैं वो सारे आप इन डिटेल जो है वो एक दफ़ा देख चुके हैं। आपने ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन देखा, फर्स्ट ऑर्डर देखा, उसके बाद सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में आपने दो केसेस ऑब्जर्व किए। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन विद सेम इनिशियल कंसंट्रेशन एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन। उसके अलावा आपने थर्ड ऑर्डर रिएक्शन देखा जो कि आपने बाय हैंड सॉल्व किया। अब जब आपने ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी की डेफिनेशन और डिफरेंस जो है वो आपस में जो है वो कंपेयर किए थे, तो आपने ये सीखा था कि आपके पास जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है आप उसको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से नहीं फाइंड कर सकते। उसके लिए आपको लैब में जाना पड़ता है, लैब में एक्सपेरिमेंटेशन करनी पड़ती है और एक्सपेरिमेंटेशन के बाद आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करते हैं। अब हमने वो मेथड्स जो हैं वो चेक करने हैं, वो कैलकुलेशंस जो हैं वो देखनी है जिनको फॉलो करते हुए लैब में आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड कर सकते हैं। तो अब जो है वो हम क्या करते हैं कि वन बाय वन जो है वो सारे मेथड्स जो है वो हम लुक इनटू कर लेते हैं। अच्छा, अब आपके पास जो है ना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन करने के मेथड वो टोटल 5 है, जिसमें एक है आपके पास ट्रायल मेथड, एक है आपके पास ग्राफिकल मेथड, एक है वैन हुक मेथड, हाफ लाइफ मेथड एंड ओसवाल्ड डाइल्यूशन मेथड। आज हम क्या करेंगे, इसमें से जो फर्स्ट 3 मेथड्स हैं इनको देखेंगे और जो बाकी 2 मेथड्स हैं इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहला जो आपका मेथड है ट्रायल मेथड, इसकी तरफ आ जाते हैं। अच्छा, ट्रायल मेथड में आपके पास क्या है, उसको फॉलो करने के लिए एक दफ़ा से आपके जो पहले जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हैं जिनके आपने रेट एक्सप्रेशंस जो हैं वो ड्रॉ किए हुए, एक दफ़ा आपने उनको रिवाइज कर लेना है कि उनकी वैल्यूज आपके पास क्या थी। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की वैल्यू भी आपके माइंड में होनी चाहिए और फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। जब भी आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को लैब में फाइंड करें तो या तो आपको ये सारी वैल्यूज जो है वो आपकी फिंगर टिप्स पे जो है वो याद होनी चाहिए। और अगर अभी आपकी बहुत ज़्यादा एक्सपर्टी नहीं है तो आप एक पेज के ऊपर इन एक्सप्रेशंस को नोट करके अपने साथ ले जाएं, इससे आपके काम में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये आपका लैब प्रोसीजर है। सपोज आपके जो है वो कोई से दो रिएक्टेंट है, क्योंकि जहाँ पे भी आपने बात की आपने कहा है कि दो रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट ए है और एक रिएक्टेंट बी है, जिसकी एनी कंसंट्रेशन जो है वो आपके पास जो है वो मिक्स होती है फॉर एनी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये आप सपोज करें कि आपका रिएक्टेंट ए है जिसकी 1 मोलर कंसंट्रेशन आपके पास अवेलेबल है और ये आपका रिएक्टेंट बी है जिसकी सेम कंसंट्रेशन जो है वो आपके पास अवेलेबल है। अब आप सिर्फ इन रिएक्टेंट्स को देख के ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, आपको एक पूरा एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर फॉलो करना होगा, जिसके लिए आप यूज करते हैं साथ में एक स्टॉप वॉच। क्योंकि जितनी भी आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की इक्वेशंस फॉलो की हैं, आपने देखा है कि उनके अंदर टाइम इन्वॉल्व है। इसका मतलब है कि टाइम की भी कैलकुलेशन चाहिए आपको यहाँ पे। तो जो आप टाइम के लिए कैलकुलेशन करेंगे उसके लिए आप यूज करेंगे स्टॉप वॉच। ठीक है, अब स्टॉप वॉच से आपने क्या करना है, ये नीचे मैंने आपके लिए एक टेबल ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो बनाया है। ठीक है, टेबल ऑफ ऑब्जर्वेशन किस लिए है कि आप दो रिएक्टेंट्स को कॉन्टिन्यूसली मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, रिएक्टेंट बी कॉन्टिन्यूसली आप रिएक्टेंट ए के अंदर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि डेफिनेटली इस रिएक्शन के अंदर या इस मिक्सिंग के साथ टाइम तो एसोसिएटेड है ही है। अब उस टाइम को आपने स्टॉप वॉच से नोट करना। ठीक है, कैसे नोट करेंगे आप कि आपने क्या करना है कि सपोज जस्ट अभी आपका टाइम स्टार्ट हुआ है, जैसे आप कहते थे वहां पे कि टाइम t इज इक्वल टू 0। अच्छा, टाइम t इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि आपका रिएक्शन जस्ट स्टार्ट हुआ है। ठीक है, आपका रिएक्शन स्टार्ट हुआ, इनिशियली हमने ये भी आइडेंटिफाई कर लिया कि आपकी कंसंट्रेशन है 1 मोलर। ठीक है, अब क्या होता है कि आपने चेक करना है कुछ टाइम इंटरवल्स, कुछ टाइम ड्यूरेशन जो है वो आपने फिक्स कर लेनी है और उसके दौरान आपने देखना है कि आपका ये जो रिएक्शन है जिसमें आप दो रिएक्टेंट्स को मिक्स कर रहे हैं, इनके अंदर किस किस्म की प्रोग्रेस आ रही है, कितनी इनकी कंसंट्रेशन के अंदर वेरिएशन आ रही है। ठीक है, क्योंकि आप अगर लास्ट स्लाइड को ऑब्जर्व करें तो देखें हर किस्म का ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए आपको वेरिएशन इन कंसंट्रेशन चाहिए ही चाहिए। तो वो आपने करनी ही करनी है। उसके लिए आप क्या करेंगे, ये वाला आपके पास जो टेबल ऑफ ऑब्जर्वेशन है इसको आप जो है वो फॉलो करेंगे। इनिशियली सपोज जब आपका रिएक्शन जस्ट स्टार्ट हुआ है अभी, तो आपके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है 1 मोलर।
आप इंटरवल फिक्स कर लेती हैं विद गैप ऑफ 5 मिनट्स, ठीक है। आप ये कहते हैं कि 5 मिनट्स पास होने के बाद जब आपका ये रिएक्शन स्टार्ट हुआ है इधर से, इस रिएक्शन को स्टार्ट हुए 5 मिनट हुए हैं, 5 मिनट की ड्यूरेशन के बाद आपने क्या किया है कि आपका ये जो रिएक्शन हो रहा था इसके अंदर से आपने पाइपेट के थ्रू जो है वो कुछ क्वांटिटी ले ली है, ठीक है। कंटिन्यूसली रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को तो आप मिक्स कर रहे थे। जब आपकी स्टॉप वॉच ने 5 मिनट की रीडिंग दी तो आपने क्या किया कि यहाँ से कुछ क्वांटिटी पाइपेट के थ्रू जो है वो आपने एक और फ्लास्क के अंदर जो है वो सेपरेट कर ली, ठीक है। सेपरेट करने के बाद आपने क्या करना है, उसका जो चेंज ऑफ कंसंट्रेशन है वो नोट करना है कि इनिशियली अगर ये 1 मोलर थी तो इसके अंदर से 5 मिनट के बाद आपने जितनी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का जो मिक्सचर था जो लिया, ज़ाहिर है यहाँ पे बी अगर ऐड हो रहा है तो आपके पास सिर्फ ए तो नहीं है, इसके अंदर बी भी है। आपने क्या करना है, आपने चेक करना है कि 5 मिनट के बाद भी इसकी कंसंट्रेशन वही है या इसके अंदर कोई वेरिएशन आ गई है। डेफिनेटली कोई ना कोई वेरिएशन तो उसके अंदर आई होगी। अब आपने उस वेरिएशन को जो है वो नोट करना है कि कितनी वेरिएशन है। उसके लिए आपने क्या करना है, अगेन टाइट्रेशन को फाइंड करने के लिए आप डिफरेंट मेथड्स इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है वो टाइट्रेशन, कि दो रिएक्टेंट्स को आप मिक्स करें, इनिशियल कंसंट्रेशन आपको पता थी, 5 मिनट्स के बाद जो आपने इसके अंदर से पाइपेट के थ्रू 1 ml 2 ml या 10 ml जितनी भी कंसंट्रेशन ली है, आप क्या करें, उसकी अगेन टाइट्रेशन करके उसकी कंसंट्रेशन फाइंड करें। उनके टाइट्रेशन को आप कहते हैं कि ये आपके पास एक एक्सपेरिमेंटल मेथड है टू फाइंड आउट द अननोन कंसंट्रेशन। पहले तो आपके पास 1 मोलर कंसंट्रेशन नोन थी, लेकिन अब जो आपके पास प्रोडक्ट बना है उसकी कंसंट्रेशन आपको नहीं पता, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप उसको यहाँ से यहाँ कैरी करके लाएंगे, ठीक है, और आप यहाँ पे टाइट्रेशन के थ्रू जो है वो उसकी कंसंट्रेशन फाइंड करेंगे 5 मिनट के बाद। सपोज पहले अगर उसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर थी तो अब उसकी कंसंट्रेशन 0.98 मोलर रह गई हो, और जो 0.02 मोलर का गैप आ रहा है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में मूव कर गया, ठीक है। तो आपने फर्स्ट स्टेप पे जो है वो जो आपकी वेरिएशन हुई है वो आपने नोट कर। अब नंबर 2 पे आपने क्या करना है, ठीक है। अब जो आपकी 0.98 कंसंट्रेशन रह गई है ना, वो नेक्स्ट 5 मिनट्स के लिए आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है, क्योंकि आपने एक ही रिएक्शन की हर 5 मिनट के बाद प्रोग्रेस चेक करी, इनिशियल कंसंट्रेशन आपकी, ठीक है। अब जो आपकी कंसंट्रेशन बच गई थी आपने दोबारा वही स्टेप करना है, ठीक है। अब ये जो 0.98 मोलर है आपने इसको जो है वो 5 मिनट्स के लिए रन कर देना है और टाइम नोट करना है अपने स्टॉप वॉच से। उसके बाद आपने क्या करना है कि फिर 5 मिनट के बाद उसके अंदर से आपने पाइपेट के थ्रू जो है वो 10 ml जो है वो सेपरेट करने हैं, उसकी टाइट्रेशन करके उसकी कंसंट्रेशन फाइंड करनी है, ठीक है। और चेक करना है कि वो जो 0.98 मोलर थी कंसंट्रेशन 5 मिनट्स पहले, क्या वो अब भी उतनी ही है या वेरी कर चुकी है। अब क्या होगा, हो सकता है कि वो जो आपकी 0.98 थी आफ्टर 5 मिनट्स वो 0.965 मोलर रह गई, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यही प्रोसेस आपने 10 मिनट्स के बाद करना है, ठीक है। हर 10 मिनट्स के बाद आपने यहाँ से 10 ml लेने हैं, ठीक है। उसकी आपने क्या करना है, पाइपेट के थ्रू सेपरेशन करनी है, फिर उसकी टाइट्रेशन करनी है और उसकी कंसंट्रेशन में वेरिएशन चेक करनी है कि कितनी आई है हर 5 मिनट के बाद। इस तरह आपके पास क्या होगा कि आपके पास जो है वो 5 मिनट के बाद भी रीडिंग आ गई, 10 मिनट्स के बाद आफ्टर 15 मिनट्स 20 मिनट्स जो है वो आपके पास एक पूरा टेबल ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। जब ये आपका टेबल ऑफ ऑब्जर्वेशन लैब के अंदर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपने क्या करना है, अच्छा उसके बाद आपने ऐसे करना है कि ये जो आपका टेबल ऑफ ऑब्जर्वेशन है इसको आपने 1 बाय 1 जितने भी आपके पॉसिबल ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस हैं उनके लिए आपने चेक करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इसको जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए चेक करते हैं। अगर तो ऐसा होता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो आपका रेट एक्सप्रेशन है k इज इक्वल टू x बाई टी, ठीक है, उसके लिए थ्रू आउट कंसंट्रेशन और टाइम की वैल्यू फाइंड करने से यहाँ पे आपके पास एक कांस्टेंट आंसर आता है। यानी यहाँ पे तो आपके पास सपोज 0.2 आया, 2.0 आया, 3.7 आया, 5.9 आया, 7.9 आया, ठीक है, ये आपने चेक कर लेना, ठीक है। अगर तो आपके पास जो है वो इस तरह का आंसर आता है, ठीक है, फिर क्या है कि ये आपका आंसर रॉन्ग है, क्योंकि जो आपके पास एक रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन है उसके लिए सारे आंसर हर रीडिंग के लिए सेम आने चाहिए। अगर तो इसके लिए हर रीडिंग के लिए 0.2 आंसर आता फिर तो ये आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन था, लेकिन अब तो आपके पास डिफरेंट आंसर आ रहा है हर केस में। इसका मतलब ये है कि आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन नहीं है। अब आपने क्या करना है, क्योंकि आपका प्रोसेस जो है, जो आपकी assumption है कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है,
वो गलत हो चुकी है। अब आपने क्या करना है कि इसको छोड़ के आपने नेक्स्ट रिएक्शन पे, नेक्स्ट ऑर्डर पे मूव करना है, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब आपने क्या करना है कि आपका जो सेम डाटा है इसको आपने फर्स्ट ऑर्डर के लिए चेक करना है। अगर फर्स्ट ऑर्डर के रेट एक्सप्रेशन में सारी रीडिंग्स पे, यानी जीरो पे, आपके पास 0 से 1 मोलर तक जो आपके पास वैल्यू आई थी उसको यहाँ पे पुट करने से यहाँ पे टाइम आपके पास 0 आ जाएगा, ठीक है। और चेंज इन कंसंट्रेशन जो है वो आपके पास जो है वो इनिशियल और फाइनल को माइनस करके आ जाएगा। इसी तरह 5 मिनट्स पे, और 5 मिनट्स पे जो आपका चेंज ऑफ कंसंट्रेशन है वो आप इस इक्वेशन में पुट करते हैं, 10 मिनट्स पे जो चेंज ऑफ कंसंट्रेशन है वो इस इक्वेशन पे पुट करते हैं, और ये वाले आपके पास आंसर आते हैं। तो अब अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करें तो ऑलमोस्ट आपके सारे आंसर एक दूसरे के क्लोज हैं। 0.2 है, 0.23 है, 0.2 है, 0.21 है, 0.2 है। इन एक्चुअल तो आपके ये सारे आंसर अगर 0.2 होना, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन के लिए अगर आपकी सारी रीडिंग्स के आंसर सेम है तो इट मीन्स ये आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो जो एक्यूरेट रिजल्ट है उसमें तो ये 0.2 ही होना चाहिए, लेकिन क्या है कि लैब में किसी भी बच्चे का इतना परफेक्ट हैंड नहीं होता कि उसके सारे आंसर सेम टू सेम आ जाए। तो अगर आपके फर्स्ट 2 डिजिट्स तक आंसर सेम आ जाते हैं तो आप उसको सेम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। अब ये आपका जो है वो करेक्ट हो गया है डाटा फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसी तरह अगर आपका फर्स्ट के लिए भी सेम नहीं आता, जैसा कि आपका जीरो के केस में आया था, ठीक है, अगर आपका फर्स्ट के लिए सेम नहीं आता, आप वही डाटा सेकंड के लिए चेक करें। सेकंड के लिए इसके रेट एक्सप्रेशन में सारी रीडिंग्स का आंसर सेम आ जाता है तो वो आपका सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। इसी तरह अगर सेकंड में भी आपका डाटा सेम नहीं आता, आप इसको थर्ड के लिए चेक कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि जो आपका टेबल ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसकी सारी रीडिंग्स को आपने वन बाय वन सारे रेट एक्सप्रेशंस के अंदर पुट करके देखें। जीरो के अंदर पुट करके देखें, सेम आंसर आ गया तो जीरो है, नहीं आया तो फर्स्ट के लिए चेक करें। फर्स्ट के लिए चेक करें, सेम आ गया है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, नहीं तो सेकंड के लिए चेक करें। सेकंड के लिए सेम आ गया है तो सेम ऑर्डर रिएक्शन, नहीं आया तो थर्ड के लिए चेक करें। थर्ड के लिए सेम आ गया है तो सेम ऑर्डर रिएक्शन नहीं आया, तो इसका मतलब ये है कि दिस इज अ कॉम्प्लिकेटेड केस, यानी ये आपका सेकंड ऑर्डर रिएक्शन विद डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन हो सकता है, या थर्ड ऑर्डर रिएक्शन all with different initial concentration, या थर्ड ऑर्डर रिएक्शन जिसमें दो इनिशियल कंसंट्रेशन सेम है और एक डिफरेंट है। आपका जो है वो एक अदर केसेस जो है वो आपके सामने अपीयर हो जाएंगे। लेकिन इन्हीं रेट एक्सप्रेशंस के थ्रू जो है वो ट्रायल मेथड में आप वन बाय वन एक जो है वो रेट एक्सप्रेशन को ट्राई करें, दूसरे रेट एक्सप्रेशन को ट्राई करें, तीसरे को ट्राई करें, वन बाय वन ट्राई करके देखें कि किसके लिए आपके के की वैल्यू सारी रीडिंग्स में सेम आती है। जिसके लिए सेम आती है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेम, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो आप मूव करेंगे, जो आपका सेकंड मेथड था वो था ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में जब आप जाते हैं, ठीक है, तो फिर क्या होता है, ग्राफिकल मेथड के लिए एक दफ़ा फिर से आप जो है वही आपके जो रेट एक्सप्रेशन है वो सारे आप रिवाइज करेंगे। अच्छा, रिवाइज करेंगे तो आप अगर क्लोजली नोट करें तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है, ये मैंने क्या किया कि ये आपकी जो बेसिक इक्वेशंस है ना, इनसे इसको मैंने ड्रॉ किया। ये जितने भी आपके रेट ऑफ रिएक्शंस हैं इसके अंदर आप ऑब्जर्व करेंगे कि डेरिवेशन को थोड़ा सा आगे पीछे करें, पिछले स्टेप्स देखें, पिछली जो डेरिवेशन है उसको थोड़ा सा नोट करें, तो आप देखेंगे कि इसी ऑर्डर की, इसी रेट एक्सप्रेशन की डेरिवेशन के दौरान आपके पास ये कॉन्सेप्ट भी आया, ठीक है, ये फॉर्म भी आई थी, ठीक है। इसी तरह इसकी डेरिवेशन के दौरान आपके पास ये फॉर्म भी पॉसिबल है, इसकी डेरिवेशन के दौरान आपकी ये फॉर्म पॉसिबल है, इसकी डेरिवेशन के दौरान आपके पास ये फॉर्म पॉसिबल है। उसकी रीज़न ये है कि आपके पास ऑलमोस्ट ये सारी की सारी जो रेट इक्वेशंस हैं या रेट्स हैं, ये इन वन और अदर वे जो है वो a माइनस एक्स पे डिपेंड करते हैं। आप लोग जो है वो ट्राई करके देखें कि इसी इक्वेशन की डेरिवेशन के अंदर ये एक्सप्रेशन कैसे आ सकता है, इसकी डेरिवेशन में ये एक्सप्रेशन कैसे आ सकता है, इसकी डेरिवेशन में ये एक्सप्रेशन कैसे आ सकता है। अगर आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो ये भी मैं आपको ड्रॉ करके दिखा दूंगी कि कैसे आते हैं, लेकिन एक दफ़ा आपने ट्राई कर। अच्छा, इन सब के रेट एक्सप्रेशंस के अंदर आपके पास ये वाली रीडिंग आती है, जिससे आपको ये पता चलता है कि इन सब के रेट्स जो है वो a माइनस एक्स की किसी पावर पे डिपेंड करते हैं, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन की किसी पावर पे डिपेंड करते हैं, जीरो ऑर्डर जो है वो चेंज ऑफ कंसंट्रेशन की जीरो पावर पे डिपेंड कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट पावर पे, सेकंड ऑर्डर सेकंड पावर पे, थर्ड ऑर्डर थर्ड पावर पे डिपेंड कर रहा है। अब इसको अगर मैं फर्दर कुछ सिंप्लीफाई करती हूँ, या आपके पास इस तरह की जो है वो इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। कैसे कि ये रेट एक्सप्रेशन जो है इसमें से अगर मैं ये इक्वलिटी और कांस्टेंट को रिमूव
करती हूँ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगी, यहाँ पे भी प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगी, यहाँ पे भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ जाएगा और यहाँ पे भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ जाएगा। अब ये आपको ये बता रहा है कि आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इस a माइनस एक्स की 0 पावर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस एंड दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। आपके पास सिंप्लीफाइड कुछ इक्वेशंस जो है वो आ गई। अच्छा, नेक्स्ट आप मूव करेंगे तो आप ये देखें कि आपने अब क्या करना है कि इन एक्सप्रेशंस को जो है वो आपने वन बाय वन जो है वो चेक करना है। ठीक है, कैसे आप चेक करेंगे, आपने ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, कैसे ग्राफ प्लॉट करना है, आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको चेक करें सर। ठीक है, आपने क्या किया है कि वो जो डी एक्स ए माइनस एक्स आपको यहाँ पे अवेलेबल है और डी एक्स बाई डी टी भी अवेलेबल है। ठीक है, अब ये डाटा आपको क्या बता रहा था जो आपने इससे पहले फॉलो किया है कि ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन आती है। ठीक है, अगर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है, ठीक है, इस एक्सप्रेशन के लिए तो प्रूव हो जाता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। इसके लिए स्ट्रेट आ जाती है तो फर्स्ट है, इसके लिए स्ट्रेट आ जाती है तो सेकंड है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि चेक करते हैं कि कैसे आपके पास स्ट्रेट इक्वेशन भी आती है। ठीक है, तो उस ट्रायल मेथड के अलावा दूसरा मेथड आपके पास क्या है इसी डेटा के लिए कि डी एक्स बाई डी टी को आप लें वाई एक्सिस पे और ए माइनस एक्स को आप लें एक्स एक्सिस पे। अगर तो आपके पास a माइनस एक्स की फर्स्ट पावर के लिए स्ट्रेट लाइन आ जाती है तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर फर्स्ट के लिए स्ट्रेट नहीं आती, ठीक है, और आपके पास जो है वो फर्स्ट ऑर्डर के बजाय जो है वो किसी और एक्सप्रेशन के लिए स्ट्रेट आती है a माइनस एक्स स्क्वायर के लिए, यानी आपने y एक्सिस पे हर केस में dx बाई dt ही लेना है। ठीक है, y ऑर्डर के y एक्सिस पे हर सूरत में आपने dx बाई dt लेना है। अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपने क्या करना है, इधर dx बाई dt के साथ a माइनस एक्स की फर्स्ट पावर, अगर फर्स्ट पावर के लिए स्ट्रेट लाइन आ जाए तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ये आपने क्या करना है, वो जैसे आपके पास ग्राफ प्लॉट करने का तरीका है कि एक्स एक्सिस पे भी स्केल लें, वाई एक्सिस पे भी स्केल लें, फिर पॉइंट्स लें, फिर पॉइंट्स को मिलाएं। अगर तो स्ट्रेट लाइन आ जाती है इन दोनों के लिए, ठीक है, a माइनस एक्स, ठीक है, और dx बाई dt को पुट करने से स्ट्रेट लाइन आ जाती है तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अगर a माइनस एक्स के लिए स्ट्रेट लाइन नहीं आती, सपोज यहाँ पे तो आ गई है ना, जिससे आपने क्या प्रूव किया कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। सपोज आपके पास a माइनस एक्स के लिए स्ट्रेट लाइन नहीं आती तो आप सेकंड के लिए चेक करें। अगर a माइनस एक्स की सेकंड पावर के लिए आपके पास स्ट्रेट लाइन आती है पॉइंट्स पुट करने से, स्केल लेने से, तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। और अगर थर्ड के लिए आती है तो ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। इसी तरह वन बाय वन जितने भी आपके ऑर्डर्स हैं उनके लिए जो है वो कैलकुलेशन कर सकते हैं अपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अच्छा, थर्ड जो आपके पास मेथड है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो है वैन वुल्फ मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये वैन वुल्फ जो है उस साइंटिस्ट का नेम है जिसने ये मेथड जो है वो डिवाइस किया था। अच्छा, इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं कि सपोज आपके पास रिएक्शन, आप इसी तरह के रिएक्शन पहले सपोज करके ऑर्डर्स जो है वो कैलकुलेट करते रहें। ठीक है, सपोज आपके पास एक रिएक्शन है जिसमें A के जो है वो m मोल्स और B के n मोल्स इन्वॉल्व हैं। अब n और m जो है वो आप एनी नंबर ऑफ मोल सपोज कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं। इसी तरह A और B भी आपके लिए कोई से भी दो रिएक्टेंट्स हो सकते हैं। अब अगर आप इस रिएक्शन के लिए रेट फाइंड करना चाहते हैं या ऑर्डर फाइंड करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, सबसे पहले रेट एक्सप्रेशन लिखना है। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, और इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आपने जो नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं वो आपकी बन जाएंगी पावर्स। ठीक है, एक ए कंसंट्रेशन की पावर m होगी और बी कंसंट्रेशन की पावर जो है वो n हो जाएगी। फिर आपने क्या करना है कि ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है इसको इक्वलिटी में कन्वर्ट कर देना और साथ में आपने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर देना। अब आपके पास जो ऑर्डर को फाइंड करने का फॉर्मूला है बाय डेफिनेशन वो ये है कि किसी तरह अगर आपके पास इन दोनों पावर्स का सम आ जाता है m और n का तो वो आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब इस सारे एक्सप्रेशन को देखने के बाद आपने ये कंक्लूड किया है कि अगर आपको किसी तरह m और n पता लग जाए तो आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो अब आपने नेक्स्ट जो भी काम करना है वो m और n की वैल्यू फाइंड करने के लिए करना है। इस इक्वेशन के अंदर कोई ऐसी मॉडिफिकेशन जिससे आपके पास m और n की वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर मैं मूव करती हूँ तो आप ये देखें कि m की वैल्यू के लिए पहले मैं जो है वो काम करूंगी, क्योंकि पीछे आपने देखा था कि आपको m और n चाहिए। पहले मैंने m के लिए जो है वो कुछ कैलकुलेशन की।
अच्छा, m के लिए कैलकुलेशन जब मैं करूंगी तो मैं क्या सपोज करूंगी, मैं एक assumption लूंगी, एक मैं सपोजिशन लूंगी। वो क्या है कि आपका जो पूरा रिएक्शन है उसका जो रेट है या जो उसका आर्डर है वो सिर्फ और सिर्फ ए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। यानी सिर्फ ए की कंसंट्रेशन जो है वो पूरे रिएक्शन के दौरान चेंज होती है और यही रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करता है। बी की कंसंट्रेशन पूरे रिएक्शन के दौरान कांस्टेंट रहती है और ये रिएक्शन में किसी तरह का रोल प्ले नहीं करता और ना ही किसी तरह आर्डर ऑफ रिएक्शन को डिसाइड कर सकता है, ना उसको इफेक्ट कर सकता है। अब आपने क्या करना है कि रेट एक्सप्रेशन देख लेना है रिएक्शन के लिए। ठीक है, dx by dt is equal to k एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ m एंड जो आपने पिछली स्लाइड में भी फाइंड किया था। अब आपने ये सपोज कर लिया है कि B जो है ये आपके पास कांस्टेंट है, इसकी कंसंट्रेशन ही नहीं चेंज हो रही है, रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट ही नहीं कर रहा। तो एक कांस्टेंट जो है वो आपकी इस रेट एक्सप्रेशन में पहले से मौजूद है K। एक हमने ये खुद से सपोज कर लिया। तो मैंने आपको बताया था कि जब किसी भी इक्वेशन के अंदर दो कांस्टेंट्स आ जाएं या मोर देन टू कांस्टेंट्स आ जाएं, आप उनको प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, आंसर आपके पास एक और कांस्टेंट आ जाता है। अब यहाँ पे भी मैंने क्या किया कि ये जो दो कांस्टेंट्स थे ये के पहले से था, ये हमने खुद से सपोज किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, एक और कांस्टेंट आ गया जिसको मैंने लिख दिया के स्टार। अब क्या हुआ है कि ए तो एज इट इज मौजूद है, लेकिन के और बी को मल्टीप्लाई करके उसकी जगह पे मैंने एक सिंगल कांस्टेंट इस इक्वेशन के अंदर सिंप्लीफिकेशन के लिए इंट्रोड्यूस कर दिया। अब मैं क्या करती हूँ कि इस पूरी इक्वेशन की दोनों साइड्स पे लॉगरिथम इन्वॉल्व। ठीक है, जब मैं लॉगरिथम अप्लाई करूंगी लेफ्ट और राइट हैंड साइड पे, फिर क्या होगा कि आपको ये पता है कि इधर भी लॉग आ जाएगा, इधर भी लॉग आ जाएगा। ठीक है, मैंने दोनों के साथ लॉग लगा दिया। अच्छा, इस साइड पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड पे, लेकिन यहाँ पे आप देखिए दो टर्म्स, ठीक है, और दोनों मल्टीप्लाई हो रही है, के स्टार है और एक एक्टिव कंसंट्रेशन यहाँ पे है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं। और हमने बात की थी कि आपके पास जो रूल्स ऑफ लॉगरिथम है उसके अकॉर्डिंग लॉग में आपके पास जितनी भी टर्म्स मल्टीप्लाई होती हैं आप उनको प्लस में लिख सकते हैं, और जो माइनस होती हैं आप उनको डिवाइड में लिख सकते हैं, डिवीजन में लिख सकते हैं। अब ये मल्टीप्लाई हो रही है तो आपने इनको प्लस फॉर्म में लिख, ठीक है, के लॉग ऑफ, क्योंकि लॉग डेफिनेटली के का भी है ए का भी है, दोनों के लॉग आपने प्लस कर दिए, प्लस किए हैं। तो लॉगरिथम का एक और रूल ये है कि जो लॉगरिथम की फॉर्म में आपके पास पावर आती है, ठीक है, वो इक्वेशन की स्टार्ट में आ जाती है। यानी यहाँ पे अगर आपके पास लॉगरिथम में पावर आ गई है वो इधर लॉग से पहले आ जाएगी। ठीक है, ये रूल है आपके पास। ये चारों रूल जो है वो आपने, मैंने 2-3 दफा कहा है कि 10th क्लास के मैथमेटिक्स में आपने एक दफा रिवाइज कर लेना। ठीक है, अब ये वाला जो m है ये आपका क्या होगा, इधर स्टार्ट में आ जाएगा। अब अगर आपके पास ये जो इक्वेशन फॉर्म आई है इसको आप थोड़ा सा जो है वो गौर से ऑब्जर्व करें, तो आपके पास ये एक बड़ी फेमस फॉर्म ऑफ इक्वेशन आ गई है जिसको पीछे भी आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डील कर रहे थे, जो कि थी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में आप कहते हैं कि y इज इक्वल टू mx प्लस c, और अगर कोई भी इक्वेशन इस एक्सप्रेशन के अंदर फिट हो जाती है तो आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। अब x एक्सिस पे आपके पास आएगा log ऑफ a, ठीक है, y एक्सिस पे आपके पास आएगा log ऑफ dx by dt। ठीक है, c की वैल्यू है, इसका मतलब है ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, और प्लस में है तो इसका मतलब ओरिजिन के ऊपर से स्टार्ट होगा, मैंने ग्राफ प्लॉट कर दिया। अब आपको क्या चाहिए था, आप जो इतना बड़ा काम कर रहे थे वो इस m की वैल्यू फाइंड करने के लिए कर रहे थे। m को अगर आप इस इक्वेशन से जो है वो थोड़ी सी इसकी नेचर को स्टडी करें तो आपको पता चलेगा ये स्लोप है। किसी तरह अगर आपको इस ग्राफ की स्लोप पता चल जाए तो आपके पास m की वैल्यू आ सकती है। ठीक है, मैं आप क्या करती हूँ उसकी स्लोप के लिए क्या करती हूँ, x एक्सिस और y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा करती हूँ। फिर हमने ये कहा था कि अगर आप x एक्सिस और y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जो x एक्सिस के पैरेलल है वो dx है, जो y एक्सिस के पैरेलल है वो dy है, आप फिर इन दोनों को डिवाइड करते हैं, डिवाइड करेंगे तो आपके पास स्लोप आ जाएगी, और इस लाइन की जो आपके पास स्लोप होगी वो m के इक्वल। अगर आपने किसी तरह से स्लोप कर ली है डिटरमिन, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो आपका पहला टारगेट था कि m की वैल्यू आपके पास होनी चाहिए वो आ जाएगी। अच्छा, इस m को फाइंड करने के आपके पास स्लोप को डिटरमिन करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप जो है वो सिंपली जो है वो ग्राफ पेपर लें, उसके ऊपर अपने पॉइंट्स लें, एक्स एक्सिस पे भी स्केल लें, वाई एक्सिस पे भी स्केल लें, ग्राफ प्लॉट करें, उसका जो स्लोप जो है वो ड्रॉ करने का तरीका है परपेंडिकुलर फॉल करें और स्लोप फाइंड करें। दूसरा स्लोप फाइंड करने का तरीका है आपके पास एम एस एक्सेल पे। नेक्स्ट जब आपके प्रैक्टिकल्स होंगे तो मैं आपको एक्सेल पे स्लोप डिटरमिन करने का तरीका बता दूंगी, आप इसको जो है वो स्लोप पे भी डिटरमिन कर सकते हैं एम की वैल्यू को। अच्छा, अब आपके पास एम की वैल्यू आ गई। अब सेकंड जो आपका टारगेट है वो एन की वैल्यू डिटरमिन करना। अच्छा, एन के लिए आपने क्या करना है, जो कुछ आपने पहले सपोज किया ना सारा कुछ एम के लिए उसके उलट जाना,
उसमें आपने ये कहा था कि ए की कंसंट्रेशन वेरी कर रही है, बी की नहीं वेरी कर रही। अब आपने सपोज करना है कि बी की वेरी कर रही है, ए की नहीं वेरी कर रही। वही रेट एक्सप्रेशन होगा, लेकिन क्या होगा कि बी वेरिएबल होगा, ए कांस्टेंट होगा। तो जहां जहां पे आपने बी लगाया वहां वहां पे आपके पास आया ए, और के स्टार अब आपके पास आ गया इन दो वैल्यूज की मल्टीप्लिकेशन। अब आपके पास आ जाएगी ये फॉर्म, आपको चाहिए एन। अब आप फिर वो सेम टू सेम वही स्टेप्स करेंगे, सिवाय इसके कि जो पहले आपने एम की वैल्यू के लिए जिसको कांस्टेंट लिया उसको वेरिएबल लेंगे, और जहाँ पे वहाँ पे जिसको वेरिएबल लिया उसको यहाँ पे कांस्टेंट लेंगे। ठीक है, सारे वही स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं, उसी तरह लॉगरिथम लेना है, उसी तरह पावर को स्टार्ट में लेके आना। ठीक है, उसी तरह आपने इसको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में फिट करना है, बिल्कुल उसी तरह आपने इसकी स्लोप फाइंड करनी है। आपके पास इसकी जो स्लोप की वैल्यू होगी वो एन होगी। तो अब क्या हुआ है कि आपके पास जो है वो एन की वैल्यू भी आ चुकी है, आपके पास एन की वैल्यू भी आ चुकी है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आपका टारगेट ये था कि किसी तरह एम और एन की वैल्यू आए तो उसको ऐड कर दें। ऐड करेंगे तो आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। तो ये आपके पास जो है वो फर्स्ट जो है वो थ्री मेथड्स थे आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड करने के। ठीक है, हमने टोटल जो है वो 5 मेथड्स की बात की है, और इन सबको जो है आप एक्सपेरिमेंटली लैब में जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करने के लिए फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, और इनके रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत ट्रस्टवर्दी हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम जो है वो इनको यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो आप भी जो है वो उनको लैब में डेफिनेटली यूज़ करेंगे। जब मैं आपको लैब जो है वो लैब में आप जो है वो अपना प्रैक्टिकल जो है वो प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो आपकी ये जो 5 मेथड्स हैं फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उसमें से फर्स्ट 3 जो है वो आपके हो गए हैं, जिसमें से एक ट्रायल मेथड है, एक ग्राफिकल मेथड और एक वैन ट्रूफ मेथड है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो है वो हाफ लाइफ मेथड और ऑसवाल्ड डाइल्यूशन मेथड जो है वो करेंगे। तो ये जो आपके पास जो है मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का जो फर्स्ट लेक्चर है वो आपके पास यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। एंड इसको जो है वो आप नोट कर लें, इसके क्वेश्चंस जो हैं वो भी आप नोट कर लें, और अगर इसमें कोई इशू होगा तो मैं उसको जो है वो दोबारा से कन्वे कर दूँगी। ओके क्लास, यहाँ पे आपका आज का लेक्चर जो है वो एंड हो जाता है। तो ऑल द बेस्ट एंड अल्लाह हाफिज़।